हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके बताते रहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको उदाहरण दे करके किसी भी प्रकार से टॉपिक को पूरी तरह से आपके दिमाग में बिठा दिया जाए। क्योंकि लिखे हुए मैटर तो गाइज आपको पता है हमें कहीं भी मिल जाते हैं, लेकिन उदाहरण दे करके, तर्क दे करके समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आपको पूरी तरह से उदाहरण देकर किसी भी प्रकार से समझा सकूं। और आपका मनोबल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अच्छे से समझेंगे तो मेरे लिए उतना ही बढ़िया होगा, मेरे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए उतना ही बढ़िया होगा। और कल गाइस हमने देखा था कि हम टॉपिक समायोजन पढ़ रहे थे, और समायोजन के अंतर्गत हमने रक्षा तंत्र और कोपिंग व्यवहार, ये दो उपाय पढ़े थे कि जब व्यक्ति के सामने समायोजन बिगड़ जाता है, यानी कि उसके असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो उस असंतुलन की स्थिति में मनुष्य ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। और उस असंतुलन की स्थिति को संतुलन में करने के लिए वो दो उपाय करता है। ठीक है, पहला उपाय हमने पढ़ा था रक्षा तंत्र, और दूसरा उपाय हमने पढ़ा था कोपिंग व्यवहार। और कोपिंग व्यवहार से पहले हमने रक्षा तंत्र का पहला भाग पढ़ लिया था, जिसमें रक्षा तंत्र के अंतर्गत हमने कहा था कि इसको अहम रक्षा तंत्र भी कहते हैं। और जो उसका पहला प्रकार था वो था दमन, रिप्रेशन, यानी वो जो दमन प्रकार है उसमें वैसी वस्तुएं, वैसा व्यक्ति और ऐसी घटनाएं जो व्यक्ति को पीड़ा पहुंचा रही है, दुख दे रही हैं, ठीक है, कष्ट दे रही हैं, उन घटनाओं को अचेतन मन में धकेल देना। ठीक है, यानी कि उन घटनाओं को भुला करके उसको कष्ट को भुलाने का प्रयास करना ही क्या कहलाता है, दमन रक्षा तंत्र कहलाता है। और इस दमन रक्षा तंत्र को चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद ने चयन किया है कि हम उस चीज़ को भुला दें। ठीक है, हमने खुद ने सिलेक्ट किया है कि इस घटना को हम भुला दें, तो इसको चयनात्मक विस्मरण भी कहते हैं। आइए आज हम रक्षा तंत्र का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं। इसमें लिख देती हूँ मैं रक्षा तंत्र के प्रकार। रक्षा तंत्र के प्रकार, एक पहला हमने पढ़ लिया था, आज हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरे का नाम है प्रतिक्रिया निर्माण। पहले लिख लेते फिर समझते हैं। प्रतिक्रिया निर्माण, इसको बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन फॉर्मेशन। आइए इसको लिखते हैं। इस रक्षा तंत्र इस रक्षा तंत्र में घटना, वस्तु, इस रक्षा तंत्र में जो घटना, वस्तु, समायोजन, बिगाड़ रही है, ठीक उसके विपरीत क्रिया करके
व्यक्ति अपनी पीड़ा को कम करता है और समायोजन को बनाता है। देखिए, प्रतिक्रिया निर्माण में, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि इस रक्षा तंत्र में जो घटना या जो वस्तु समायोजन बिगाड़ रही है, ठीक उसके विपरीत क्रिया करके व्यक्ति अपनी पीड़ा को कम कर लेता है और समायोजन बनाता है। यानी जिस चीज़ से हमें पीड़ा हो रही है उस चीज़ के विपरीत कार्य करना। ठीक है, जिस चीज़ से हमें पीड़ा हो रही है उसके विपरीत कार्य करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रतिक्रिया निर्माण। जिस प्रकार एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, वो कक्षा में फेल हो गया है। ठीक है, अब उसे पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करते हुए कष्ट होता है। तो वो बच्चा क्या करता है कि फेल तो हो गया है, उसको पता है फेल तो हो ही गए हैं, तो वो बच्चा बाहर दोस्तों के साथ इस चीज़ को भुलाने के लिए बाहर दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। ठीक है, तो खेल के दौरान वो इस चीज़ को भूल जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है, उसके बाद हम इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं योक्तिकरण या इसी को युक्तिकरण भी कहते हैं। और इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, योक्तिकरण, इसी को युक्तिकरण बोलते हैं और इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क देकर अपनी कमजोरी को छुपाता है। यह तर्क सुनने वाले को उचित प्रतीत होते हैं। इस प्रकार वह अपने समायोजन को
बनाता है। देखिए, युक्तिकरण या योक्तिकरण या रैशनलाइजेशन में इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए, संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क देकर के, कैसे तर्क देकर के, बुद्धिमत्तापूर्ण तर्क देकर के अपनी कमजोरी को छुपाता है। ठीक है, और यह तर्क सुनने वाले को उचित प्रतीत होते हैं, यानी कि जो सुन रहा है उसके तर्क उसको लगता है ये सही होगा। जिस प्रकार हम उदाहरण दे सकते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि हमने एक व्यक्ति को बोला कि आप नाच के दिखाइए, उसको नाचना नहीं आता, लेकिन वो दोष किस पे दे देता है कि मैं नाचूं क्या, आंगन ही टेढ़ा है। ठीक है, तो अपनी कमजोरी को छुपा रहा है क्योंकि उसको नाच आता ही नहीं। ठीक है, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए उसने आंगन को ही क्या बता दिया, टेढ़ा बता दिया। अब सुनने वाले सोचो वास्तव में आंगन ही टेढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हम देखते हैं, चौथा। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहे होंगे, और सीधी परिभाषा से ना आते हो तो मैं आपको उदाहरण साथ में दे रही हूँ, और उदाहरण के द्वारा ही रक्षा तंत्र के प्रकार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, उसका नाम है प्रतिगमन यानी रिग्रेशन। चौथा जो प्रकार है इसका नाम है प्रतिगमन, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। आइए पहले लिख लेते हैं। इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए उपायों को करता है। उन उपायों को करता है जो वह बाल्यकाल में छोड़ चुका है। इसे प्रतिगमन कहते हैं। देखिए, इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो वह बाल्यकाल में छोड़ चुका है। इसका उदाहरण भी गाइस मैं आपको पहले किसी वीडियो में दे चुकी हूँ, और मेरे को याद आ रहा है फिर से दे देती हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि एक बच्चा होता है, पहले अपनी माता पिता की वो इकलौती औलाद होता है। आपको पता है कि जब पहला बच्चा होता है उसको सभी घर में स्नेह करते हैं, दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ जी, चाचा जी, सभी को वो विशेष प्रिय होता है। ठीक है, जैसे ही उस बच्चे का छोटा भाई आया तो सभी ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। ध्यान देना बंद कर दिया तो हम नहीं बोलेंगे, कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया छोटे बच्चे पे ध्यान अधिक देने लगे। जैसे वो पानी मांगता था उसको बोल दिया जाता था कि बेटा अब आप बड़े
बड़े हो गए हो, पानी अपने आप जा करके ले लो। जैसे वो बोलता था मुझे वो चीज़ चाहिए बेटा, वहाँ रखी है जाके ले लो। पहले जब वो मांगता था तो सभी दौड़ के जाके उसको खुद देते थे। तो उसके माइंड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, वो सोचने लगा कि उसको घर वाले प्यार ही नहीं करते, स्नेह ही नहीं करते। हो जाता है बचपन में जब बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और उसके जस्ट बाद किसी के आने के दौरान वो जो ध्यान है वो कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो जो बच्चा आया है वो उसके लिए एक तरह से दुश्मन हो जाता है कि जब से ये छोटा बच्चा आया है तब से कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देता। जब वो जा कर के कहता है कि मुझे मम्मा खाना खिला दो, तो मम्मा बोलती है बेटा अपने आप खा लो, अब आप बड़े हो गए हो, अब छोटा बच्चा आ गया है। ठीक है, तो वो इस चीज़ से एकदम डिप्रेस्ड हो जाता है, वो दुख का अनुभव करने लगता है, कष्ट का अनुभव करने लग जाता है, उसका समायोजन बिगड़ जाता है। ठीक है, इस समायोजन के बिगड़ने के दौरान वो क्या करता है, ये बाद में बताऊंगी वो क्या करता है। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एक साइकेट्रिस्ट थे, उन साइकेट्रिस्ट के पास उनके माता पिता उसको ले करके जाते हैं और वो बच्चा 7 या 8 साल का हो जाता है। तो 7 या 8 साल का बच्चा सब कुछ समझने लग जाता है। उसके माता पिता उस बच्चे को अलग अलग हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं और डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि बच्चे को बीमारी क्या है। ठीक है, एक जगह हॉस्पिटल में ले गए, दूसरी जगह हॉस्पिटल में ले गए और जो भी चीज़ वो मांगता है बच्चा उसको देने लगे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो जो बच्चे की वो जो कंडीशन आई है वो बिस्तर पे सुसु करने लगा। ठीक है, जो कि वो बाल्यकाल में छोड़ चुका था और वो दोबारा बिस्तर पे शुशु करने लग गया। तो माता पिता को समझ में नहीं आ रहा कि ये बचपन में ठीक था और अब आकर के बिस्तर में शुशु क्यों करने लगा, इसके माइंड में कोई समस्या है। तो वो इस पर अधिक ध्यान देने लगे। एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए कि डॉक्टर ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि साइकोट्रिस्ट को दिखाइए। साइकेट्रिस्ट ने कहा कि आप इसको रोज़ मेरे पास लेके आइए, मैं इसके साथ मिलजुल जाऊँगा, तब मैं उसको आपको उपाय बताऊँगा। तो रोज़ जाता था, रोज़ साइकेट्रिस्ट उससे साथ दोस्ती करता था, कभी चॉकलेट देता था, कभी कुछ देता था। धीरे धीरे वो साइकेट्रिस्ट से एकदम घुल मिल गया। ठीक है, अब रोज़ माता पिता आते थे और एक दिन जब आए तो साइकेट्रिस्ट ने बोला आप इस बच्चे को मेरे पास छोड़ के चली जाइए 2-3 घंटे के लिए, आप इसको फिर 3 घंटे बाद लेने आ जाना। ठीक है, तो जब उसके माता पिता चले गए, उस बच्चे से साइकेट्रिस्ट ने प्यार से पूछा, एकदम आराम से पूछा कि बेटा आप इतने बड़े हो, कितने समझदार हो आप, फिर भी आप बिस्तर पे शुशु क्यों करते हो। तो उसने साइकेट्रिस्ट को पास बुला के आपको यहाँ ये कोई सुन लेगा, आपके कान में बताता हूँ कि पहले मेरे माता पिता मेरे पे बहुत ध्यान देते थे, फिर हमारे घर में जब छोटा बाबू आया तो कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता था। ठीक है, कोई मुझे प्यार नहीं करता था और इस दौरान जब से मैं बिस्तर में शुशु करने लगा हूँ तब से दोबारा सभी मेरे को ध्यान देने लगे हैं, मेरे को चॉकलेट दिलाते, मेरे को बाहर घुमाने ले जाते। तो वो जो ध्यान था माता पिता का, वो आकर्षित करने के लिए वो बाल्यकाल में जो कार्य छोड़ चुका है उसको दोबारा करने लग जाता है ताकि उसका संतुलन बन जाए। तो ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया है प्रतिगमन के दौरान। अब हम लोग 5वां प्रकार पढ़ेंगे। 5वां प्रकार है उदात्तीकरण। 5वां प्रकार है उदात्तीकरण, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको? सब्लिमेशन। देखिए ये क्या कहा है, ये कह रहा है कि इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो समाज को
स्वीकार हैं और समाज को स्वीकार है और समाज उसका अभिनंदन करता है। और गाइस यह है, इसको अलग कलर से लिखती हूँ ताकि आपका ध्यान इस पे बना रहे। यह है समायोजन की धनात्मक विधि है। अब देखिए उदात्तीकरण क्या है, सब्लिमेशन क्या है कि इस रक्षा तंत्र में व्यक्ति अपने समायोजन को बनाए रखने के लिए उन उपायों को करता है जो समाज को स्वीकार है और समाज उस कार्य के लिए उसका अभिनंदन करता है, उसका स्वागत करता है और यह समायोजन की धनात्मक विधि है। देखिए धनात्मक क्यों है, मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगी कि एक व्यक्ति एक युगल है, एक युगल जोड़ा है, ये पति पत्नी है, उनके शादी के कई साल बाद भी बच्चे नहीं हुए। अब उस पीड़ा से बचने के लिए, उस असंतुलन की स्थिति से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद लेते हैं। लड़के को नहीं, किसको गोद लेते हैं, एक लड़की को गोद लेते हैं और वो उसको इतना अधिक पढ़ाते हैं कि वो उसका भविष्य जो है वो डॉक्टर की लाइन में ले जाते हैं और वो लड़की बड़ी होकर के बहुत ही बड़ी डॉक्टर बन जाती है और डॉक्टर बन के वो उसको उसी अनाथ आश्रम में डॉक्टर की सेवा देने के लिए कहते हैं जिसमें वो खुद छोटी बच्ची थी। ठीक है, अब इस कार्य के लिए वो जो दोनों युगल जोड़े थे, जो शादीशुदा पति पत्नी थे, उनका कष्ट क्या था, उनका कष्ट था कि उनके बालक नहीं हो रहे। उस कष्ट से बचने के लिए वो कौन सा उपाय देती है, वो कौन सा उपाय बनाते हैं कि जो समाज को स्वीकार हो। तो उन्होंने अनाथ आश्रम से बच्ची को गोद ले लिया, समाज की नज़रों में उनकी उन्नति हुई। ठीक है, समाज ने क्या किया कि इनके बच्चे ने, इन्होंने अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद लिया है तो समाज की नज़रों में उनका स्तर क्या हो गया, उच्च हो गया और समाज उनका अभिनंदन करने लगा। अभिनंदन कब किया, जब वो डॉक्टर बन गए और सबके सामने उन्होंने बताया कि ये इसी अनाथ आश्रम में एक छोटी सी बच्ची थी, इसको गोद ले गए और अंत में इसको डॉक्टर बनाया और उसी अनाथ आश्रम में वो फ्री सेवा देती है। वो बच्ची भी बहुत भाग्यशाली है, वो माता पिता भी और वो अनाथ आश्रम के और बच्चे भी जो उस बच्ची की सेवा ले रहे हैं। तो ये जो कार्य है अनाथ आश्रम से गोद लेने का, इसको समाज भी स्वीकृत करता है। ठीक है, ये कोई गलत काम नहीं है, इसीलिए ये समायोजन की धनात्मक विधि है, यानी इसमें बहुत धनात्मक कार्य किया जाता है, अच्छा काम किया जाता है, इसीलिए इस विधि को समायोजन की धनात्मक विधि भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आगे वाले जो बिंदु हैं उसको गाइस हम कल पढ़ेंगे। आई होप आज वाले बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। लगातार हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके कमेंट करके हमें बताते रहिए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।